नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम आरटेट 2012 में भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के आए हुए 10 प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या करेंगे। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में आरटेट 2011 में भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान के आए हुए 10 प्रश्नों की व्याख्या सहित चर्चा की थी और आज हम करेंगे आरटेट 2012 में आए हुए प्रश्नों की। चलिए लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है संविधान सभा द्वारा। देखिए मित्रों, ये प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना से आया है। प्रस्तावना आपके रीट सिलेबस में दे रखा है। प्रस्तावना की अंतिम 2 लाइनें लिखी हुई हैं, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, ध्यान से सुनना, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किसने किया? संविधान सभा ने किया। अगर इसी प्रश्न को आपसे ऐसे पूछ लें कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया और ऑप्शन चेंज कर दे, संविधान सभा द्वारा, फिर यहाँ संसद की जगह ये ऑप्शन दे दे आपको कि भारतीय जनता द्वारा, और बाकी ऑप्शन सेम रखे, तब इसका राइट आंसर होगा भारतीय जनता द्वारा। देखिए मित्रों, ध्यान से सुनना, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, तब सबसे सही आंसर इसका होगा भारतीय जनता द्वारा। अगर भारतीय जनता द्वारा ऑप्शन में नहीं दे रखा है तब आप करोगे संविधान सभा द्वारा, लेकिन इसका राइट आंसर जो है, अभी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखें तो संविधान सभा द्वारा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्षता शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? देखिए मित्रों, ये प्रश्न भी आपकी प्रस्तावना से ही पूछा गया है। तो 2 प्रश्न आरटेट 2012 में प्रस्तावना से पूछे गए। पंथ निरपेक्षता शब्दावली का उल्लेख मिलता है प्रस्तावना या उद्देशिका में। ध्यान रखना, शब्दावली पूछा, यानी पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है, और इस पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। 1976 में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कितने? 3 नए शब्द। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। 3 नए शब्द थे। एक तो था पंथ निरपेक्षता, दूसरा समाजवादी, तीसरा अखंडता। इस प्रकार ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हालांकि मित्रों, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में भी पंथ निरपेक्ष राज्य के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे आर्टिकल, मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 15 धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 16 सार्वजनिक सेवाओं में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, और अनुच्छेद 44 जो है नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। चाहे किसी भी धर्म का हो, उन सभी के लिए एक समान कानून का प्रावधान होगा। लेकिन अनुच्छेद 44 अभी तक लागू नहीं हुआ, लेकिन अनुच्छेद 15, 16, 25 से 28 और 44 ये पंथ निरपेक्ष राज्य के लक्षण को स्पष्ट करते हैं। लेकिन पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख जो है वो मिलता है आपके प्रस्तावना या उद्देशिका में। तो इसका राइट आंसर हो गया प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 12-13, अनुच्छेद 23, 28, 29, अनुच्छेद 36। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 42। देखिए मित्रों, ये प्रश्न जो आपके आया है सामाजिक न्याय से। सामाजिक न्याय भी जो है रीट के सिलेबस में सेकंड लेवल में दे रखा है। सामाजिक न्याय यहाँ से पूछा गया, इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया। देखिए, हालांकि ये प्रश्न बहुत जटिल है, ऐसे प्रश्न हम आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक बिल में 20 से 25, 30, 35 तक धाराएं होती हैं और उन सभी धाराओं को हम याद नहीं कर सकते।
तो इस टॉपिक से संबंधित, सामाजिक न्याय टॉपिक से संबंधित हम कई जो है बिल याद कर सकते हैं, जैसे आपके बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986, जैसे राजस्थान सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, जैसे आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये आपके सिलेबस में भी हैं। इसके अलावा अन्य जैसे घरेलू हिस्सा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 लागू 2006 में हुआ, जैसे महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। इस प्रकार ये कई अधिनियम हैं जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हैं। हम इन अधिनियम को ही, अगर इनकी तारीखों को याद कर लेते तो ही हमारा काम चल जाएगा, लेकिन इनकी धाराओं को याद करना बहुत ही मुश्किल है। इतना डीप में हम पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस पूर्ण नहीं हो पाएगा। चलिए आगे लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि संविधान में इस अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार, लेकिन ये मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसका संविधान में भाग 3 में उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में समाहित हैं? यहाँ भाग तो दे रखा है भाग 4 के, लेकिन अनुच्छेद कौन सा होगा ये प्रश्न आपसे पूछा गया। अनुच्छेद 51 के, अनुच्छेद 42, 50 के, 52। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 51 के, अनुच्छेद 51 के। देखिए मूल कर्तव्यों की संख्या है वर्तमान में 11। मूल संविधान में थे 0, इन्हें बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत? 10। और वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां कब जोड़ा गया? 2002 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य हैं। देखिए मित्रों, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, RS प्री हो, SI का हो, पटवार का हो, इन सभी एग्जामों में राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित और निर्वाचन विधि से संबंधित प्रश्न बार बार आ रहे हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे भी इस प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित उत्पन्न विवाद की सुनवाई केवल और केवल उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है आर्टिकल 71 के तहत, और इसका निर्णय भी अंतिम होगा। तो ये पहला ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है कि चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं। दूसरा जो है ऑप्शन, सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। देखिए ये जो तथ्य है या कथन है ये गलत है। बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ये राष्ट्रपति से संबंधित, चुनाव से संबंधित गलत तथ्य। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधायकों और सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है। विधायकों और सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है, और मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र जो है, एक विधायक के जो मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है, उस राज्य की जनसंख्या, कुल जनसंख्या, और ये जनसंख्या 1971 की जनगणना की होगी। जनसंख्या बटा उस राज्य की निर्वाचित विधायकों की संख्या, गुणा 1/1000, ये सूत्र होता है। देखिए एक विधायक का मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य के निर्वाचित विधायकों की संख्या गुणा 1/1000, और ये जनसंख्या होगी 1971 की।
इस प्रकार देखें तो भारत के सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है और जनसंख्या अलग अलग होने के कारण विधायकों का मत मूल्य समान नहीं होता है, विधायकों का मत मूल्य क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है। अगले देखिए, आगे इसी प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। इसी प्रश्न में जो है तीसरा सी में लिखा हुआ है सभी सांसदों के मत मूल्य समान रखते हैं, मूल्य समान रखते हैं। ये राइट है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में एक सांसद का मत मूल्य 708 होता है और भारत के सभी सांसदों का मत मूल्य समान होता है। और एक सांसद का मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र यह है कि भारत के सभी निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, भारत के सभी निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो होती है 776। अगर इसका हम भाग दें, भारत के सभी निर्वाचित विधायकों के मत मूल्य में संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों का भाग दें तो 708 आंसर आता है। तो इस प्रकार भारत के सभी सांसदों का मत मूल्य 708 होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। चौथा ऑप्शन है मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। बिल्कुल सही है, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? देखिए मित्रों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा से 22 दिसंबर 1992 को पारित हुआ और राज्यसभा से 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ। तो इस प्रकार देखें तो संसद से ये अधिनियम 1992 में पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1992। और लागू कब हुआ? 1993 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और 1992 में ये पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1992। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत लाभ उठाया? देखिए मित्रों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 243 डी और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 टी के तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है संविधान के अंतर्गत। लेकिन 2008 में गहलोत सरकार के द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। लेकिन इस आरक्षण पर 2010 में कोर्ट ने रोक लगा दी। इस प्रकार अगस्त 2010 में जब स्थानीय निकायों के चुनाव हुए तब महिलाओं ने आरक्षण का 33% लाभ उठाया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 33%। लेकिन वर्तमान में देखें तो वर्तमान में ध्यान रखना मित्रों, स्थानीय निकायों में, नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण 33% है। नगर निकायों में आरक्षण कितना है? 33% आरक्षण है। लेकिन 2015 में जब चुनाव हुए थे तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण राजस्थान में 50% दिया गया। लेकिन इस पर कोर्ट की रोक लगाई हुई है। तो अभी वर्तमान में जो है आपको ध्यान रखना है 33% आरक्षण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं? अध्यक्ष, महापौर, सभापति, नगर प्रमुख। देखिए, नगर पालिका के प्रमुख को अध्यक्ष कहते हैं, नगर परिषद के प्रमुख को सभापति कहते हैं और नगर निगम के प्रमुख को महापौर या मेयर कहते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर आपके हो जाता है महापौर या मेयर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है? राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 200। कितनी है? 200 हैं। देखिए मित्रों, जब प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए राजस्थान में 1952 में, तब विधानसभा सदस्यों की संख्या थी 160। जब द्वितीय विधानसभा के चुनाव हुए 1957 में, तब विधानसभा सदस्यों की संख्या थी राजस्थान में 176। जब चतुर्थ विधानसभा के चुनाव हुए 1967 में, तब राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या हो गई 184। और जब छठी विधानसभा के चुनाव हुए 1977 में,
तब राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या हो गई 200 और वर्तमान में कितनी है? 200 ही है। और ये कब से? 1977 से है। छठी विधानसभा चुनाव से राजस्थान में जो हैं विधायकों की संख्या या विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। ये थे आपके आरटेट 2012 में आए हुए 10 प्रश्नों की व्याख्या सहित चर्चा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।